हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार, आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना में स्वागत है। यह कोचिंग संस्थान जो है अशोक राजपथ पटना यूनिवर्सिटी के सामने 6061 नंबर पाया के पास स्थित है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने 6 to 8 ये सेट नंबर था आई साइंस, ये जनरल साइंस का हमने डिस्कशन किया था जो 40 में पूछता था। आज हम सिर्फ साइंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो 40 नंबर में साइंस पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये पूछता है। तो अब इसी में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर 111 आपका कहता है कि किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल। तो किसी भी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए स्थिर वेग रहेगा तो उसको आवश्यक बल की आवश्यकता नहीं होती। जब वेग स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर जो दिया हुआ घर्षण बल, शुद्ध बल, गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें से कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 111 का क्या हो जाएगा? ई नंबर आंसर होगा। क्या होगा? 111 का ई नंबर होगा। 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन? अब देखो, हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन, और इसमें दो हो गया संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में क्या हो गया? अल्केन, और इधर हो गया एल्कीन और एल्काइन। ये दो इधर हो गए, क्योंकि इधर आपको हो गया ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इधर अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होते हैं, और ये संतृप्त में अल्केन सिर्फ होगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखना कि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? तो आपका मीथेन, इथेन, इथिन, ठीक है। तब मीथेन, इथेन सब एल्केन है, मीथेन, इथेन एल्केन है, और एथीन जो है यह अल्कीन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? इथीन, यानी 112 का क्या हो गया? सी नंबर हो गया। क्या हो गया? सी नंबर, इथीन, ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए 113 नंबर। 113 नंबर ये आपका कह रहा है कि कोशिका के चारों ओर झिल्ली क्या कहलाती है? इंग्लिश भी आप देख सकते हो, मेम्ब्रेन कह रहा है, वॉल नहीं कह रहा, मेम्ब्रेन। तो ये कोशिका जब भी होगा तो ये कोशिका के चारों ओर जो होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका हिंदी होगा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या होगा? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब देखो, ये जो झिल्ली जब स्पष्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति नहीं होगा, ये प्लाज्मा झिल्ली, इसी को प्लाज्मा भी झिल्ली बोलते हैं या कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। तो झिल्ली जब भी होगा तो क्या होगा? जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में होगा। कहाँ होगा? जंतु कोशिका में। और यह क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम क्या होगा? अर्धपारगम्य होगा। क्या होगा? अर्धपारगम, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, इसका जो निर्माण होता प्रोटीन और वसा से होता है, ठीक है। और यह जो है कोशिकांग को, कोशिकांग का मतलब हो गया जो कोशिका के अंग हैं, मतलब केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया,
ये सबको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये सेमी परमिएबल होता है, अर्धपारगम, जिसे एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के आवागमन को क्या करता है, नियंत्रित कंट्रोल करता है या आने जाने देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 113 का बी होगा। ये आई नंबर सेट है, ये 6 to 8 का आई नंबर सेट है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है 114। 114 है, मनुष्य के लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया है आनुवांशिकी और आनुवांशिकता। वंशागति का मतलब हो गया हेरेडिटी, इंग्लिश में लिखा इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेस ह्यूमन ऑफ कॉल्ड। ठीक है, अब देखो एक होता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ये इसका हिंदी हो गया आनुवांशिकी, और दूसरा होता है हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब होता है सिकता, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता या वंशागति, जो भी कही। जैसे मान लिए बोल देते हैं कि ये मेरा हेरेडिटी करेक्टर है, मतलब फादर को था, हमको भी। ये देखिए मेरा बाल झड़ा हुआ, मेरे घर में मेरे फादर को भी झड़ गया, मेरा भी है, मेरे दादाजी को भी था, उनके फादर को था कि नहीं ये हम नहीं जानते। ठीक है, तो जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी फादर का कैरेक्टर हम में आया, मेरे बच्चों में, उनके बच्चों में। तो जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण को, संचरण मतलब ट्रांसमिशन को, जाना को क्या बोलते हैं, हेरेडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहेंगे, आनुवांशिकता। और जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण और विधियों के कारणों के अध्ययन को, यानी कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितना जा रहा है, उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। जब उसका स्टडी होगा तो उसको जेनेटिक्स कहेंगे, और सिर्फ जा रहा है तो उसको हेरेडिटी कहेंगे। तो आपका क्वेश्चन है मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिंदी में आनुवांशिकता। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सीन मतलब वंशागति, इंग्लिश देखोगे तो हेरेडिटी होगा। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहेंगे, तो ये कहते हैं टीएच मॉर्गन। किसको कहते हैं, टीएच मॉर्गन को कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर, मटर यानी पाइसम सेटाइवम, मटर के पौधा पर प्रयोग किया। क्यों किया भाई, तो उसके पीछे लॉजिक है। यह एक वर्षीय पौधा होता है, इसका जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है, इसमें 7 अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। क्यों, यह हर एक साल उग जाएंगे, करेक्टर रीड करेंगे, इसलिए मेंडल ने इसको अध्ययन किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 114 का सी। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आइए अगला क्वेश्चन है
115 115 नंबर। ये थोड़ा सा मैथ है। एक कार 4 घंटा में 200 किलोमीटर दूरी करती है तो औसत गति कितना हो जाएगा? तो 200/4 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आप ऐसे निकाल लोगे। 116 नंबर देखिए, 116 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पाइरूवेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? अब देखो, ये होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन में हो गया ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, कोशिका द्रव्य में जो श्वसन की क्रिया होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इस प्रकार के श्वसन को क्या बोलते हैं? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। और यहाँ पर अनॉक्सी श्वसन, कोशिका द्रव्य में जो श्वसन की क्रिया हो गई अनॉक्सी श्वसन, और यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया हुआ, यहाँ पर ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का एक दूसरा भी नाम है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। ईएमपी का मतलब, ई का मतलब हो गया एम्बेडेन, एम का मतलब मेयरहोफ, और की पी का मतलब पारनास। ये 3 गो वैज्ञानिक मिलके खोजे थे, एम्बेडेन, मेयरहोफ, पारनास। तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 4 एटीपी का निर्माण करेगा। तो इसमें 2 एटीपी ये सेल से कर्जा लिया लौटा देगा, बचा कितना? 2 एटीपी। कितना बच गया? 2 एटीपी। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इस प्रकार के श्वसन को क्या बोलते हैं? ऑक्सी श्वसन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन। और यहाँ पर पाइरूवेट का विघटन होता है। किसका विघटन? पाइरूवेट का विघटन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र में क्या होगा भाई? तो यहाँ पर पाइरूवेट का विघटन होगा, और हेंस क्रेब ने इसको खोज दिया, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर 36 एटीपी का निर्माण हो गया, और पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी, ये टोटल कितना हो गए? 38 एटीपी। तो एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है पूरे श्वसन में। तो पाइरूविक एसिड कहाँ बना? तो कोशिका द्रव्य में। और पाइरूवेट का विघटन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? ये कार्बन, ये पाइरूवेट का विघटन होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 116 का ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, 115 का हो जाएगा सी, और 116 का हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए,
अब आइए, ये आपका हो गया 117। 117 किस उप परमाणु कण का द्रव्यमान कम होता? अब देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता 1.6 इंटू 10⁻27 kg माइनस, ये मोटा मोटी इसी में इसका 7.4 होता है, इसका 7.5 होता है, 6 इंटू 10⁻26 हो गया। ये न्यूट्रॉन का हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये -31 kg है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। तो 117 का सी नंबर लग जाएगा। ठीक है, 118 देखो, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती? तो यहाँ तो देखने से ही लगता है इस्पात में ध्वनि की गति क्या होगा? जो जितना ठोस होगा उसकी ध्वनि का गति उतना ही अधिक होगी। तो पानी में कितना होगा? पानी में भी साफ पानी है कि लवण युक्त है? समुद्र का पानी होगा, नमकीन होगा, तो उसमें ध्वनि की गति थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो पानी का में होता है 1450 मीटर पर सेकेंड से ये आपको 1570 मीटर पर सेकेंड। ये पानी का, ये साफ पानी डिस्टिल वाटर का, ये नमकीन पानी है, ये रेंज होता है। पानी का भी अलग अलग रेंज है। उसके बाद इस्पात का होगा, ये पानी हो गया। इस्पात का कितना है भाई? तो इस्पात का होता है 5920 मीटर पर सेकेंड। और वायु का होता है 343, कहीं कहीं 4400 लिखा रहता मीटर पर सेकेंड। तो 118 का क्या हो गया आंसर? तो 118 का हो गया बी नंबर, यानी इस्पात में जो जितना ठोस रहेगा इस्पात में ध्वनि का वेग क्या होगा? अधिक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर। अब देखो, खाद्य पदार्थों में डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। तो जिंक से क्यों नहीं करते भाई? तो जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है और ये विषैला पदार्थ बना लेता है, इसलिए वो खाद्य पदार्थ में जिंक का नहीं टीन का लेप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 119 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 120, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये जी m1 m2 बाई r²। तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? दुगुना हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4, 1/4 हो जाएगा। ये 120 का क्या हो गया? ए नंबर आंसर हो गया। 121 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? पर्यावरण के अनुकूल प्रथा मतलब क्रिया कौन होगा? तो अनावश्यक लाइट पंखा को बंद करिए तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। मान लीजिए पंखा है, आप बंद कर दिए तो उसे चलिए रहा है तो कोई हानि नहीं है, बंदे कर दीजिएगा तो कोई लाभ भी नहीं है। आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल जाना, ये पर्यावरण के अनुकूल है। माँ स्कूटर से जाएगी तो यहाँ स्कूटर का मतलब हो गया कि पेट्रोल वाला, तो स्कूटर से जाएगी, पेट्रोल दहन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो ये तो पर्यावरण के अनुकूल क्रिया है। पैदल जा रही है तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें। पॉलीथीन में आप नहीं लेते हो क्योंकि उसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है, वो क्षरण उसका नहीं होता है। तो जब क्षरण नहीं होता है तब क्या करना है? तो आप अपना थैला रखते हो। तो ये तो दोनों बी और सी दोनों पर्यावरण के अनुकूल प्रथाएं हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1 से अधिक। तो 121 का क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है। 122 ब्यूटेनोन
कार्यात्मक समूह का 4 कार्बन यौगिक है। तो ब्यूटेनोन में कार्यात्मक समूह का 4 कार्बन यौगिक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितने भी 4 कार्बन यौगिक होगा, तो 122 के हो गया बी नंबर कीटोन में, कीटोन। ठीक है। 123 देखो, पौधे में विभाजोत्तक उत्तक का क्या अर्थ होता है। अब देखो, विभाजोत्तक उत्तक का मतलब होता है कि वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं विभाजोत्तक उत्तक। और ये 3 प्रकार का होता है। ये कैवा क्वेश्चन है भाई, ये 123 हो गया। एक हो गया एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाजोत्तक। दूसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेम, ये आपका हो गया पार्श्व विभाजोत्तक। और तीसरा हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये हो गया अंतःवेशी विभाजोत्तक। क्या हो गया, अंतःवेशी विभाजोत्तक। अब देखो शीर्षस्थ विभाजोत्तक का क्या मतलब। ये देखो, जड़, तना और पत्ती के शीर्ष पर पाया जाता है। ये आपका जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। तो ये इस सब के टिप पर पाया जाएगा, यहाँ पर। और इसकी कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप पौधा में प्राथमिक वृद्धि होता है, यानी लंबाई में वृद्धि होगा। ठीक है। दूसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम साइड में होता है। इसमें जब विभाजन होगा तो ये जड़ और तना के में द्वितीयक वृद्धि होगा, यानी मोटाई में वृद्धि करेगा, ये मोटा होगा। द्वितीय विभाजन होगा, ये मोटा होगा। ठीक है। और आपका हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम। मान लो किसी कारणवश किसी पौधा का ये शीर्ष नष्ट हो गया, ये जड़ नष्ट हो गया, तो इसमें बगल से एक नए तना और जड़ का विकास करेगा। कौन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये विभाजोत्तक उत्तक का काम है, पौधा का वृद्धि और विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये विकास करेगा, क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है। अब जरा देखो, ये आपका 124 एक कह रहा है यदि एक कार द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, द्रव्यमान उसका क्या है 1500 किलोग्राम है, तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में क्या कार्य करना पड़ेगा। अब देखो, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। अब देखो 1/2 m मास हो गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो 1/2 गुने 1500 60 गुने 5/18 का स्क्वायर माइनस 30 गुने 5/18 का स्क्वायर।
बराबर 1/2 गुने 1500 गुने 25/324 ये हो गया 3600 माइनस 900। उसके बाद देखो 1/2 गुने 1500 गुने 25/324 गुने ये हो गया कितना 2700। और इसको सोल्व कीजिएगा तो ये निकल जाएगा 15,000 15 62 50 जूल। कितना हो गया 15 62 50 जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 124 का हो गया ए। अंत में यही आंसर निकलेगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो यही आंसर निकलेगा। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है। सबसे पहले समझो कि लाइकेन होता क्या है। तो ये कवक एवं शैवाल के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। यानी ये सहजीवी संबंध है, कवक के ऊपर शैवाल ग्रो करता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और लाइकेन को क्या बोलते हैं, बायो इंडिकेटर यानी जैव सूचक बोलते हैं। और ये जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता था। कौन किसका, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अगर अधिक होगा उस एरिया में ये नहीं पाया जाएगा। तो आपका 125 का क्या हो गया, 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 126 निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है। तो मौसम की जितनी भी घटनाएं सब होती है, सबका होती है ए नंबर क्षोभ मंडल में। और प्लेन किस में बोलते हैं, तो समताप मंडल में। तो मौसमी जितने घटनाएं होती है, बादल बनना, मेघ गरजना, मेघ बरसना, सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना। 127 नंबर, 2 न्यूरॉन। अब देखो मान लो एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन आपका ये है। तो 2 न्यूरॉन के मिलने वाले स्थान पर एक थैलीनुमा रचना होती है जिसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और इसका हिंदी होता है अंतस्ग्रथन। इंग्लिश आप देखो 127 का, तो ए नंबर आंसर इसका होगा, 127 का होगा ए सिनेप्स। और सिनेप्स जो है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है। तो 2 न्यूरॉन के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहते हैं। ए नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई। तो आपको जानते हो कि नाइट्रोजन के भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7। तो सही विन्यास क्या होगा, 2 और 5।
तो नाइट्रोजन का सही विन्यास क्या हो गया, 2 और 5, तो 128 का कितना हो गया आंसर, तो ये हो गया आपको सी नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, सी नंबर। अब आइए, ये 129 निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता, और खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा। जैसे मान लो घास है, ए नंबर ऑप्शन देखो, घास को बकरी खाई, बकरी को इंसान खाया, तो ये तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण किया, एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को खा रहा है। लेकिन बी, बकरी, गाय, हाथी, ये खाद्य श्रृंखला नहीं होगा, तीनों तो घासे खाने वाले, धान, गेहूं, आम सब पौधा ही है। तो ये ए नंबर ऑप्शन 129 का क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, ये खाद्य श्रृंखला बनाता है। 130 देखिए, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होती है, सकेंद्रिक वृत्त होता, यानी चालक के चारों ओर जो सीधे वृत्तीय धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कॉन्सेंट्रिक सेंट्रिक होती है। तो ये 130 का क्या हो गया, सी नंबर। क्या हो गया, सी नंबर। तो ये आपका 20 क्वेश्चन हमने कर दिया। 20 क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।